कुंभ कनेक्शन, घोटाला, नियुक्ति और सवाल, वो सवाल जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि आखिर क्यों एक ऐसे अधिकारी की नियुक्ति एचआरडीए में की जाती है और किस वजह से की जाती है। क्यों किसी अधिकारी को बड़े पोस्ट से छोटी पोस्ट की जिम्मेदारी दी जाती है। क्यों किसी अधिकारी को ऐसे विभाग से, ऐसी संस्था से बुलाया जाता है जिस संस्था को बंद करने की बात हो जाए, या जिस संस्था के ऊपर करोड़ों रुपए के, 100 करोड़ से ऊपर 130 करोड़ रुपए के गबन के आरोप लग जाए। उसी संस्था से एक व्यक्ति को आखिर कुंभ से जुड़े कार्यों के लिए क्यों बुलाया जाता है। जी हां, कुंभ जो कि आस्था का सबसे बड़ा आयोजन है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इसी आस्था के नाम पर सिस्टम के भीतर कोई खेल खेला गया है। ताज़ा जानकारी निकल के सामने आई है कि कुंभ में भ्रष्टाचार करने के लिए एक मतलब जो है बाहर के अधिकारी को बुलाया गया है कि कुंभ में भ्रष्टाचार हो। एक राजन सिंह यूपी आरएनएन का कर्मचारी है, अधिकारी है, हुडा में उसकी पोस्टिंग हो जाती है। हुडा में वो एससी पद पर है, एससी सीनियर पद पर है, और उसको मेला कुंभ मेला के लिए एक एक्शन पद पे लाया जा रहा है। मतलब एससी को एक्शन पद पे लाया गया। और ये तो देखिए कमाल की बात कि मेला के लिए उसको लाया गया और उससे काम कराया जा रहा है एचआरडीए का। एक तरफ 130 करोड़ का घोटाला, दूसरी तरफ उसी सिस्टम से जुड़े अधिकारी की एंट्री, और तीसरी तरफ नियमों को ताक पर रख करके बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। तो क्या यह सिर्फ संयोग है या प्रयोग, या फिर सच में कुंभ के नाम पर कोई खेल, बड़ा खेल होने वाला था, या बड़ा खेल खेलने की तैयारी शुरू हो रही थी। तो हम आपको कहानी शुरू करते हैं। कहानी यह है कि एक विभाग, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम, जिसके ऊपर उत्तराखंड में, जी हां उत्तराखंड में 130 करोड़ के गबन के आरोप लगे हैं। फिर से नाम बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम, और इन संस्था के अधिकारियों पर लगे थे गबन के आरोप। बहुत सारे काम हुए थे, और ये काम, घोटाला कहां था? घोटाला कई सारे कामों में हुआ, बहुत सारे काम थे। आईटीआई बनाया गया, आपदा राहत केंद्र बनाया गया, मेडिकल कॉलेज बनाए गए। इन सभी में जहां भी इन लोगों ने काम किया, वहां पर घोटाले नजर आए। मतलब साफ है कि जमीन पर विकास दिखाना चाहिए था, लेकिन सिर्फ कागजों में दिखाया है। और जिस विभाग से उसे लाया गया है, मजे की बात ये देखिए कि उत्तराखंड सरकार ने उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया। सबसे भ्रष्ट विभाग है, उस भ्रष्ट विभाग से जो है निर्माण निगम विभाग है, वहां से अधिकारी को कुंभ में भ्रष्टाचार करने के लिए बुलाया जाता है। इस संबंध में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने साफ तौर पर कहा। तो उन्होंने कहा कि जब मैं मुख्यमंत्री था तो इस संस्था को मैंने उत्तराखंड में ब्लैकलिस्ट किया था। अब इससे कोई भी काम उत्तराखंड सरकार नहीं लेगी। इससे पहले भी जब खंडूरी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे, उस समय भी मैं सरकार में मंत्री था, उस समय भी सवाल उठे थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद मैंने इस संस्था को प्रतिबंधित कर दिया था। जी हां, सबसे बड़ी बात है कि इस संस्था को प्रतिबंधित कर दिया गया था और इस संस्था के खिलाफ केस दर्ज हुए। फरवरी 2025 में एसएसपी अजय सिंह जी थे, उन्होंने इसके बारे में साफ तौर पर कहा था, जो मैं आपको सुना रहा हूं, कि उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम इकाई 1 देहरादून के अपर परियोजना प्रबंधक सुनील कुमार मलिक ने पुलिस को शिकायत दी है। शिकायत में उन्होंने बताया कि साल 2018-19 से पहले के निर्माण कार्यों में विभागीय जांच गई तो करोड़ों रुपए की वित्तीय अनियमितता और गबन का मामला सामने आया। इसी शिकायत के आधार पर नेहरू कॉलोनी थाने में 6 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। सभी मुकदमों को जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन सेल को ट्रांसफर कर दिया गया है। तो सोचिए, एक ऐसी संस्था जिसके ऊपर चार्ज लग गए हो, मुकदमा दर्ज हो गया हो, और उसी संस्था से एक अधिकारी को एचआरडीए बुला लिया था। तो क्या कारण है? विधिवत जो नोट जारी किया गया, ये तो विभाग पर निर्भर करता है कि वो उसे कहाँ रखा जाए, कहाँ ना रखा जाए। विधिवत एक नोट जारी होता है कि उसे विधिवत कुंभ के लिए बुलाया गया है, लेकिन कुंभ के लिए नहीं काम न करके वो इस समय एचआरडीए में, अगर कोई एक बड़ा अधिकारी है उसे छोटे पद पर बिठाया जाए, तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा गंभीर विषय हो सकता है। क्या कारण है कि उस संस्था से जुड़े एक अधिकारी को हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण यानी एचआरडीए में लाया जाता है? यह राजन सिंह जी को लाया क्यों जाता है?
सवाल यह भी है कि जिस सिस्टम पर 130 करोड़ के घोटाले के आरोप हो, उसी सिस्टम के अधिकारी पर भरोसा क्यों? सवाल तो होगा। क्या यह अनुभव है या फिर कोई सिस्टम की सेटिंग? हालांकि जब जन अधिकार पार्टी के नेता ने आरोप लगाए, कहीं ना कहीं एचआरडीए की जो वीसी है सोनिका मीणा जी, उनका संरक्षण है उसे, उनके कहने पे वो दलाली कर रहा है, दबा के वहां पे दलाली कर रहा है। तो जल्द अगर उस पर कार्यवाही नहीं हुई, अभी तो जन अधिकार पार्टी तरफ से सिर्फ ज्ञापन गया है, पूरे एचआरडीए का पूरे विभाग के खिलाफ प्रदर्शन होगा। खासतौर पे विभाग की जो अध्यक्षता है, वीसी हैं सोनिका मीणा, उनके खिलाफ प्रदर्शन होगा। इस लेटर को देखकर आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि सोनिका जी ने, जो कि उपाध्यक्ष है एचआरडीए की, उन्होंने साफ तौर पर सचिव उत्तराखंड शासन को पत्र लिखा कि उपरोक्त विषयक जन अधिकार पार्टी जनशक्ति के श्री अभिषेक कुमार प्रदेश सचिव का शिकायती पत्र 28/1/2026 को सचिव आवास उत्तराखंड शासन देहरादून को संबोधित तथा शासन के पृष्ठांकन आदेश संख्या 42 दिनांक 29/1/26 के द्वारा इस कार्यालय को प्राप्त हुआ। प्राप्त शिकायत में हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण हरिद्वार में नियमों के विरुद्ध 55 वर्ष से अधिक आयु के अधिकारी श्री राजन सिंह जी, जो कि बाहरी राज्य उत्तर प्रदेश से प्रतिनियुक्त पर लाने पर गंभीर आपत्ति और एवं जांच की मांग की गई है। इस संबंध में अवगत कराना है कि आगामी अर्धकुंभ मेला हरिद्वार और माननीय प्रधानमंत्री जी की महत्वपूर्ण विशिष्ट कार्य यूनिटी मॉल के निर्माण के कार्य को दृष्टिगत रखते हुए श्री राजन सिंह अधीक्षण अभियंता उत्तराखंड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण देहरादून को उत्तराखंड शासन के आवास विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या जो दिया गया है के द्वारा हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण में रिक्त अधिशासी अभियंता के पद पर अतिरिक्त प्रभार प्रदान किया गया है। आपको एक और बात बताऊं, इस लेटर में साफ तौर पर देखिए, मतलब जो अधीक्षण अभियंता है ऊड़ा में, जी हां, जो अधीक्षण अभियंता है उत्तराखंड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण में, वो अधिशासी अभियंता का काम के पद पर उनका प्रभार संभाल रहा है। अगर कोई एक बड़ा अधिकारी है, उसे छोटे पद पर बिठाया जाए तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा गंभीर विषय हो सकता है। ऊड़ा में उन्हें अधीक्षण अभियंता के पद पर रखी गई, बुलाया कुंभ के लिए गया, रखा जो है ऊड़ा में अधीक्षण अभियंता के पद पर, और कार्य जो लिया जा रहा है वो अधिशासी अभियंता का लिया जा रहा है। अब आप सोचिए कि प्रमोशन की जगह जो है डिमोशन हो रहा है। ये कहीं ना कहीं जो है एक हंसी वाली भी बात होती है कि सरकार की जो अच्छी छवि है उसको अधिकारी जो है पलीता लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। हूड़ा में वो एससी पद पर है, एससी सीनियर पद पर है, और उसको मेला कुंभ मेला के लिए एक एक्शन पद पे लाया जा रहा है। मतलब एससी को एक्शन पद पे लाया गया, और ये तो देखिए कमाल की बात कि मेला के लिए उसको लाया गया और उससे काम कराया जा रहा है एचआरडीए का, जहां वो जम के दलाली कर रहा है। ये क्या वजह है कि हायर पोस्ट के व्यक्ति को, जब आप अधीक्षण अभियंता हो, आप अधिशासी अभियंता पे काम करने को तैयार, या लाया गया? स्पेशल कुछ विषय था, स्पेशल कोई बात थी? बहुत विचारणीय विषय है ये। तो उपरोक्तानुसार श्री राजन सिंह अधीक्षण अभियंता ऊड़ा को अपने कार्यों के साथ साथ हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण हरिद्वार में रिक्त अधिशासी अभियंता के पद पर कार्यभार शासन से प्रदान किया गया है, जिस कारण प्रश्नगत शिकायत का निराकरण शासन स्तर से ही किया जा सकता है। तदनुसार आख्या आवश्यक कार्रवाई हेतु सादर प्रेषित है। यानी कि सोनिका जी ने साफ तौर पर यह प्रश्न कर दिया और इन्होंने कहा कि शासन स्तर पर ही इसका समाधान हो सकता है। यानी कि वो मान रही है कि ऐसा हुआ है, या हो सकता है कि सिर्फ आरोपों के बिहाफ पर उन्होंने ये बात कही कि हम चाहते हैं कि इस पर आप कार्रवाई कीजिए। लेकिन कई बार जब कई खबरों के माध्यम से गई, इसके बाद अभी तक उस पर एक्शन क्यों नहीं हुआ, आज हम लेकर के आए हैं और हम आपको बताएंगे कि क्या पूरा मामला आरटीआई के माध्यम से खुलासा हुआ। जरा सोचिए आप कि नियम एक ये कहता है कि 55 वर्ष के उम्र के व्यक्ति डेपुटेशन पर लाए नहीं जा सकते। नियम का उल्लंघन है कि 55-56 साल एज उसकी हो गई, लास्ट के 5 साल अपने मूल विभाग में काटने होते हैं, मूल विभाग में रहना होता है। उसमें तमाम खामियां हैं, ज्ञापन में हमने लिख के दिया है। उत्तराखंड सरकार की एक गाइडलाइन है कि जो 55 वर्ष से अधिक है उसे डेपुटेशन पे नहीं भेजा जा सकता। ये उत्तराखंड की नियम है। और यूपी से जो है 55 साल से अधिक उम्र का एक व्यक्ति है और जिस
विभाग से उसे लाया गया है। मजे की बात ये देखिए कि उत्तराखंड सरकार ने उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया। ये कहा गया कि राजन सिंह जी की जो उम्र है वो 55 वर्ष से ऊपर है। तो जब 55 वर्ष से ऊपर अगर आपकी उम्र हो गई, आप जिस संस्था में थे उसी संस्था में अगर आप हैं तो अच्छी बात है। आप डेपुटेशन पे नहीं जा सकते किसी भी दूसरे विभाग में, क्योंकि लास्ट के 5 इयर्स आपको अपनी संस्था में ही आपको कार्य करना होता है। आपको नियम बताता हूं मैं कि जिन कार्मिकों की सेवानिवृत्त में 5 वर्ष का समय अवशेष रह गया हो, ऐसे कार्मिकों को किसी भी दशा में बाह्य सेवा, प्रतिनियुक्ति, सेवा स्थानांतरण पर तैनाती नहीं प्रदान की जाएगी। और यदि कोई कार्मिक पूर्व से बाह्य सेवा, प्रतिनियुक्ति, सेवा स्थानांतरण पर तैनात है एवं उसकी सेवानिवृत्ति में 5 वर्ष अवशेष रह गया हो, को अनिवार्य रूप से अपने मूल विभाग में योगदान कराया जाए। और किसी भी दशा में ऐसे कार्मिकों की बाह्य सेवा, प्रतिनियुक्ति, सेवा स्थानांतरण अवधि विस्तारित नहीं की जाएगी। साफ तौर पर लिखा है, साफ तौर पर ये नियम सरकार के बनाए गए हैं। तो सरकार ने नियम तोड़े क्यों? आपको मैं साफ तौर पर दिखा रहा हूं। द न्यूज वाला नेटवर्क जो लेकर के आता है वो हर एक चीज प्रूफ लेकर के आ रहा है। हम आपको प्रूफ दिखा रहे हैं। तो फिर ऐसा क्यों नहीं किया गया? साफ तौर पर लिखा है कि सेवानिवृत्त में 5 वर्ष का समय अवशेष रह गया हो, ऐसे कार्मिकों को किसी भी दशा में वाह्य सेवा या डेपुटेशन पे ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। तो आखिर ऐसा क्या था जो इन अधिकारी महोदय को बुलाया गया और इनको एचआरडीए में कहा गया, बड़ी पोस्ट से छोटी पोस्ट पे लाया गया, कहा गया आप छोटी पोस्ट का काम कीजिए और आप जो है ये कुंभ के कार्यों को देखेंगे। अगर जूम करके आप देखेंगे तो यहाँ पे साफ साफ आपके स्क्रीन पे वो पेपर भी दिखाई देना चाहिए कि इन्हें जो एक आदेश जारी किया जाता है कि राजन सिंह को उत्तराखंड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण देहरादून में अधीक्षण अभियंता के रिक्त पद पर तैनात करते हुए आगामी अर्धकुंभ जो है, अर्धकुंभ मेला है हरिद्वार में तथा माननीय प्रधानमंत्री जी की अति महत्वपूर्ण विशिष्ट कार्य यूनिटी मॉल के निर्माण कार्य को दृष्टिगत रखते हुए इन्हें हरिद्वार उनके विकास प्राधिकरण हरिद्वार में रिक्त अधिशासी अभियंता के पद का अतिरिक्त प्रभार भी प्रदान किया जाता है। ये कार्यालय आदेश है। इसमें विधिवत जो है आप देखेंगे तो जो तत्कालीन सचिव थे उन्होंने ये आदेश जारी किया। बकायदा लेटर जारी हुआ जिसमें लिखा गया कि आप कुंभ के कार्यों को देखेंगे। कुंभ के कार्यों को देखने के लिए एचआरडीए में आपकी नियुक्ति हो रही है। आप जो हरिद्वार में सब कुछ जो है कुंभ के कार्यों को देखेंगे। तो क्या उत्तराखंड में कोई इंजीनियर नहीं है? आपको जो है दूसरे यहां से लेकर के आना पड़ रहा है। तो सवाल यही है कि क्या इन सभी नियमों का पालन करते हुए यह नियुक्ति हुई है? अब तो स्पष्ट हो गया कि सवाल यह भी है कि क्या सच में डेपुटेशन करने के दायरे में उनका हिसाब किताब आता है, और अगर नहीं तो नियमों को किस परिस्थितियों में तोड़ा गया, किस हिसाब से तोड़ा गया। और अगर सब कुछ नियम के तहत हुआ है तो सरकार को स्पष्ट करना होगा। और कहीं भी नियमों में ढील दी गई है तो यही जीरो टॉलरेंस की सरकार पर सवाल खड़ा हो जाएगा। अब सबसे बड़ा संवेदनशील पहलू यह है कि इस अधिकारी को कुंभ से जुड़े काम में लगाया गया कि भाई कुंभ से जुड़े काम आपको देखेंगे। अब कुंभ क्या है? कुंभ सिर्फ धार्मिक आयोजन तो है नहीं, बल्कि हजारों करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भी है। तो सवाल उठता है कि क्या कुंभ के नाम पर किसी को विशेष प्राथमिकता दी गई है, या फिर बड़े आयोजन के लिए अनुभवी अधिकारियों की जरूरत थी और वो अनुभवी अधिकारी उत्तराखंड में मौजूद नहीं है, या किसी विशेष कार्य के लिए ऐसा किया गया है और वो भी सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों को ही ताक पर रखकर। ऐसा नहीं है कि कुंभ में बड़े आयोजनों में इससे पहले घोटाले नहीं हुए। घोटाले हुए हैं, वित्तीय अनियमितताएं हुई हैं, पाई गई हैं, ऐसी घटनाएं पहले घट चुकी हैं। अगले एपिसोड में मैं आपको कुंभ से जुड़े कई सारे विषय बताऊंगा, आपको बताऊंगा कि कहां कहां पर क्या हुआ। लेकिन छोड़िए, आज मैं जिस विषय की बात कर रहा हूं उस विषय पे आपको बताता हूं। एक तरफ तो संस्था द्वारा 130 करोड़ का घोटाला, दूसरी तरफ उसी संस्था द्वारा उसी संस्था के से जुड़े व्यक्ति की नियुक्ति, और तीसरी तरफ कुंभ जैसे मेगा प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी। बीच में क्या आता है भाई? अब इन सबके बीच में क्या है? बीच में एक बड़ी चीज आती है, जीरो टॉलरेंस का दावा। तो सवाल तो उत्पन्न होंगे। सवाल उत्पन्न ये होंगे कि क्या कुंभ के नाम पर नियमों से समझौता हुआ? क्या कुंभ को आप हल्के में ले रहे हैं, या पहले बहुत सारे कुंभ को लेकर के बहुत सारे जो सवाल और प्रश्न खड़े हुए हैं, ये सारे प्रश्न जो है दोबारा खड़े होंगे?
धामी सरकार जो साफ तौर पर कहती है कि जीरो टॉलरेंस की सरकार है हमारी, कहीं उसको ताक पे रख करके अधिकारी काम तो नहीं कर रहे हैं? हम आपको हर एक सबूत दिखाएंगे। सवाल यह भी कि क्या यह सिर्फ प्रशासनिक फैसला या कुछ और है? क्या घोटाले के आरोपित सिस्टम से दूरी नहीं बनानी चाहिए थी? क्या सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति इस केस में पूरी तरह लागू होगी? सवाल उठाना हमारी जिम्मेदारी है, जवाब देना सिस्टम की। अगर सब कुछ सही है तो सच्चाई सामने आनी चाहिए, लेकिन अगर कहीं गड़बड़ी है तो कार्रवाई भी उतनी सख्त होनी चाहिए, क्योंकि कुंभ एक आयोजन नहीं है, यह आस्था का प्रतीक है और आस्था के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। हमने जो सवाल पूछा आपसे, उस सवाल को लेकर के आप क्या कुछ कहेंगे? क्या आपको लगता है कि जो उम्र 55 प्लस हो चुका हो, नियम यह कहता हो कि 55 ईयर से ऊपर व्यक्ति है तो उसको अपनी संस्था में कार्य करना होता है अप टू 60 इयर्स, क्या वो नियम खराब थे या ये अधिकारी महोदय बहुत अच्छे थे? क्या उस संस्था से लाना बहुत ही आवश्यक था जिस संस्था को ब्लैकलिस्ट किया गया, या उस संस्था को ब्लैकलिस्ट किया गया लेकिन उस संस्था के व्यक्ति अच्छे थे? और व्यक्ति अच्छे थे तो क्या स्पेशल कोई एडवांटेज दिया गया या स्पेशल एडवांटेज लेने के लिए बुलाया गया? क्या इसमें अधिकारियों की मिलीभगत है, कुछ पॉलिटिकल लोगों की मिलीभगत है क्या मामला? इसकी भी जांच होनी चाहिए। और एचआरडीए में नियुक्त किया गया हायर अथॉरिटी को, हायर लेवल के व्यक्ति को लोअर लेवल के व्यक्ति का पोस्ट दे दिया गया, काम दे दिया गया, कार्यभार दे दिया गया। हुडा में वो एससी पद पर है, एससी सीनियर पद पर है, और उसको मेला कुंभ मेला के लिए एक एक्शन पद पे लाया जा रहा है। अगर कोई एक बड़ा अधिकारी है उसे छोटे पद पर बिठाया जाए तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा गंभीर विषय हो सकता है। तो ये सारे सवाल बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं सिस्टम के ऊपर, और कुंभ कनेक्शन सबसे बड़ा बन करके आता है कि क्या वास्तव में कुंभ में वो सब होने वाला है जो पहले कभी हुआ या पहले आपने अखबारों में खबरों में देखा? आपको क्या लगता है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ऐसे तमाम विषय होंगे जिसे हम लेकर के आते रहेंगे, और मैं कह रहा हूं आपसे कि कुंभ का अगला विषय आपको बताऊंगा कि कब कब क्या क्या हुआ पूरे घटनाक्रम के साथ। जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा द न्यूज़ नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।